नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने को और वक्त हो चला है हमारे बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात का। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 10 हेडलाइंस के साथ। कल हो सकता है डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार। दोपहर 3:30 बजे हो सकता है विस्तार। मुख्यमंत्री ने कल सुबह 9 बजे मांगा राज्यपाल से मिलने का समय। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में हुई शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी की मुलाकात। कल रायपुर के बेंद्री में होगा धान बोनस राशि वितरण समारोह। सीएम विष्णुदेव साय 12 लाख किसानों के खाते में 2 साल का डालेंगे बकाया बोनस। 3,716 करोड़ 38,96,000 रुपए का करेंगे भुगतान। सचिन पायलट को कांग्रेस प्रभारी बनाने पर बीजेपी का तंज। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा पायलट कब डुबो देगा और उड़ा देगा उसका कोई भरोसा नहीं। ओपी चौधरी बोले पायलट जो राजस्थान में किए वही यहां करेंगे। छिंदवाड़ा में बीजेपी में गुटबाजी उजागर। बीजेपी जिला अध्यक्ष बंटी साहू ने भोपाल जाकर की पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह की शिकायत। छवि खराब करने और चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। मध्यप्रदेश कांग्रेस संगठन को कसने की कवायद। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की बैठक। पटवारी ने दिए लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने के निर्देश। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 3 नक्सलियों का किया गया एनकाउंटर। तीनों के शव बरामद होने की एसपी ने की पुष्टि। ग्वालियर में अवैध हथियार तस्करों पर नकेल। 6 देसी पिस्टल और 1 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने मेला ग्राउंड से आरोपी को पकड़ा। जगदलपुर में डीजीपी ने ली पुलिस अफसरों की बैठक। बस्तर में बढ़ते नक्सली हमलों को लेकर मीटिंग। नए सिरे से एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है पुलिस। और गरियाबंद में अवैध धान तस्कर सक्रिय। ओडिशा के धान को प्रदेश में खपा रहे। राज्य में धान की ज्यादा कीमत मिलने के कारण एक्टिव। तो हेडलाइंस के बाद खबरों को देखेंगे विस्तार से और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का कल विस्तार हो सकता है। कल दोपहर 3:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सीएम मोहन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीएम ने राज्यपाल से भी मिलने का समय मांगा है। कल सुबह 9 बजे मिलने का समय मांगा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। तो ये सारे संकेत मिल रहे हैं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कल दोपहर 3:30 बजे हो सकता है। और मोहन यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सीएम ने राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है। तो ये सारी बातें संकेत कर रही हैं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि कल सुबह ही 9 बजे राज्यपाल से मिलने का समय भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मांगा है। तो लगातार मंथन चल रहा है, चर्चाओं का दौर चल रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। एक बार फिर से चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, और कल चूंकि राज्यपाल से सुबह 9 बजे मिलने का समय भी मांगा है, ऐसे में अब एक कवायद लगाई जा रही है कि कल 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार 20 दिनों से जब से सरकार बनी तब से मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे हो सकते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर मंथन चल रहा था। और इस बीच जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अब दिल्ली से जब लौटेंगे सीएम मोहन यादव ने 9 बजे, कल सुबह 9 बजे राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो कौन कौन हो सकता है मंत्रिमंडल में, ये पता चल जाएगा। कल पता चल सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ शपथ माननीय गवर्नर कराएंगे, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और बाकी सारे अन्य माननीय HM साहब,
हमारे माननीय बाकी सारे वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी मेरी शपथ में आए थे ना ऑलरेडी। एक बार हो चुका बड़ा शपथ समारोह, अब ये केवल ये। तो आपको बता दें 20 दिनों से जब से सरकार बनी है तब से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर तमाम तरह की चर्चाओं का दौर चल रहा है और चूंकि नए चेहरों को और पुराने चेहरों को स्थान देना है, इस वजह से लगातार मंथन हुआ, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की गई और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और कल सुबह 9 बजे राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। तो एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में कल 3:30 बजे का वक्त जो है वो मंत्रिमंडल के विस्तार का हो सकता है। अब ये जानकारी भी निकल कर आई है, लेकिन कल सुबह 9 बजे जब राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उसके बाद ये और क्लियर हो जाएगा। तो कल जहां मध्य प्रदेश के लिए एक अहम दिन है, वहीं छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी अहम दिन है, क्योंकि 25 दिसंबर यानी कल छत्तीसगढ़ के किसानों का इंतजार पूरा होगा। शायद सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने की तरफ अग्रसर है। सुशासन दिवस पर किसानों को 2 साल का बोनस जारी होगा। 12 लाख किसानों को 3,716 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। कहां होगा कार्यक्रम, कैसी व्यवस्था, जानिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 25 दिसंबर को 2 साल के धान की बकाया बोनस राशि जारी करेगी। 12 लाख किसानों के बीच 3,716 करोड़ रुपए राशि का वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन सुशासन दिवस के मौके पर बीजेपी अपना बड़ा वादा पूरा करने जा रही है। धान बोनस वितरण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोपहर 1 बजे रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम बेंद्री से करेंगे। मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था कि 2 साल का बोनस छत्तीसगढ़ के करीब 12 लाख किसानों को देंगे और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि कल पूरे प्रदेश के करीब 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। कल हम किसानों के खाते में 2 साल का पुराना बोनस लगभग 12 लाख किसान और 3,700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में हम डालने वाले हैं। वहीं धान बोनस पर कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसान प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं। जिस दिन पहली कैबिनेट की बैठक हुई, भाजपा को उसी दिन बोनस देना चाहिए था। शुरू से बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान छत्तीसगढ़ के लिए रीढ़ की हड्डी है, और कल क्यों, जिस दिन पहला कैबिनेट मीटिंग हुआ उसी दिन करना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं, कल मैंने चिट्ठी भी लिखा, पत्र भी लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 3100 रुपये समर्थन मूल्य की खरीदी के लिए शासन तत्काल आदेश करना चाहिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का आदेश सरकार जारी कर चुकी है। धान उपार्जन केंद्रों में किसानों को टोकन जारी करना भी शुरू कर दिया गया है। इस साल छत्तीसगढ़ में किसानों से सरकार को 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है। किसानों को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान होगा। किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी खरीदी केंद्रों में बेहतर और पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अब किसानों को इंतजार है तो सिर्फ 25 दिसंबर का। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दोपहर रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री समेत सभी से मुलाकात की है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई है और ये शपथ के बाद राष्ट्रीय नेताओं से सौजन्य मुलाकात थी। भयमुक्त, समृद्ध, खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र का सहयोग कितना रहेगा पूछने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, किसान विकास संसाधनों की कमी नहीं होगी। सबसे एक ही दिन में मुलाकात हुई है। समृद्ध छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ और भयमुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है
और अब यहाँ के विकास के लिए संसाधन की कमी नहीं होगी, भरपूर सहयोग केंद्र से मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट को कांग्रेस प्रभारी बनाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि पायलट कब डुबो देगा और उड़ा देगा कोई भरोसा नहीं। पायलट ने राजस्थान में नैया डुबो दी, अब छत्तीसगढ़ की बारी। वहीं कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और गर्त में जाएगी। पायलट जो राजस्थान में कर चुके हैं वही यहां भी करेंगे। अब वो कांग्रेस को फिर से हाशिए पर ले जाएंगे और पायलट कब डुबो देगा और कब उड़ा देगा इसका कोई भरोसा नहीं। अब उन्होंने पहले राजस्थान में नैया डुबो दी, अब यहाँ पर डुबोने के लिए भेजा गया। अब पायलट राजस्थान में जो कर रहे थे वैसा ही कुछ यहाँ पर भी खेल करने की कोशिश करेंगे। इनके बीच आपसी झगड़ा लड़ाई चलता रहेगा। कांग्रेस का कोई लक्ष्य नहीं है, प्रदेश का विकास या विचारधारा कुछ है नहीं। उनको केवल सत्ता की लोलुपता उनका मकसद है, इसलिए लड़ाइयाँ वहाँ होती रहेंगी और ये आपस में लड़ते रहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद अब नए अध्यक्ष किरण सिंहदेव की नई टीम को लेकर जद्दोजहद शुरू हो गई है। साय मंत्रिमंडल की तरह किरण सिंहदेव की टीम में भी चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि सिंहदेव की टीम में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने वाले और चुनाव हारने वाले दिग्गजों को मौका दिया जा सकता है। तो वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक को भी इसमें शामिल किए जाने की चर्चा चल रही है। साथ ही संभाग प्रभारियों को भी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और पूर्व अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करने और लोकसभा की सभी सीटें जीतने के लिए जल्द ही नई टीम की घोषणा की जाएगी। इसकी व्यवस्था होगी, निश्चित रूप से इंतजार करिए। और अभी तो कल ही परसों ही हुआ है और सब कुछ जैसे जैसे होते जाएगा आप लोगों को पता चलता है। छिंदवाड़ा में बीजेपी नेताओं में मनमुटाव और आपसी तकरार अब खुलकर सामने आ गई है। रविवार को जिला अध्यक्ष बंटी साहू अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचे और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के खिलाफ शिकायत की। बंटी साहू ने चौधरी चंद्रभान सिंह और उनके समर्थकों पर उनकी छवि खराब करने और चुनाव में कांग्रेस का साथ देकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और सभी को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। इस दौरान बंटी साहू के साथ छिंदवाड़ा जिले के 5 विधानसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहे। कुछ लोग हमारे और कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने षड्यंत्र रचा था। उस विषय पर आज हमारे छिंदवाड़ा जिले के 5 भाजपा के प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी को पूरी जानकारी दी है और निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है हमारे संगठन के ऊपर और जल्द से जल्द इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की मांग करी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान संभालते ही जीतू पटवारी ने संगठन को कसने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। और पहले दिन जीतू पटवारी ने महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की बैठक ली। पहली बैठक महिला कांग्रेस की हुई, जिसमें जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ पर काम करने की नसीहत भी पीसीसी चीफ ने दी। साथ ही ये भी कहा कि बीते चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली आधी आबादी को वक्त रहते साध लिया जाए। दोपहर के बाद यूथ कांग्रेस की भी बैठक हुई, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष ने एक बूथ पर 10 यूथ के फार्मूले की रिपोर्ट ली। साथ ही नए सिरे से यूथ कांग्रेस को मजबूत करने का लक्ष्य दिया है। पीसीसी चीफ ने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं की आवाज को सड़क पर ताकत के साथ उठाएं। चुनाव आने हैं तो ये पहली महिला कांग्रेस की बैठक होगी और इसमें महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष उनको सबको निर्देश दिए जाएंगे कि आप जिले में आप ब्लॉक स्तर पर बीएलए मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष पर आप काम करें, जिससे कि लोकसभा में हम लोग जीतें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक पारिवारिक माहौल में सभी बहनों के साथ चर्चा की है। महिला कांग्रेस किस तरह से आगामी चुनावों में लोकसभा चुनाव की तैयारी करे, किस तरह से संगठन को मजबूती दी जा सकती है, ये उन्होंने हमें निर्देशित किया है। सम्मानीय जीतू पटवारी जी ने अपने सभी फ्रंटल्स के साथ एक वृहद बैठक रखी थी, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को हम किस तरह से लड़ेंगे, किस मजबूती के साथ हमें उसमें मैदान में उतरना है, इसको लेकर के सारी चर्चाएं थी। आने वाले लोकसभा जो चुनाव हैं उनको लेके वहाँ रणनीति बनाई जाएगी एवं हम 29 में से 29 सीटें जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे एवं जीत के भी आएंगे।
और इस बीच कोरबा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मंच से गिरे मंत्री लखन लाल देवांगन। मंत्री के भाषण के दौरान मंच टूट गया और अधिक लोगों के चढ़ने के कारण ये अस्थायी मंच जो है टूट गया। सोशल मीडिया पर अभी वीडियो जो आप देख रहे हैं वो वायरल हो रहा है। घटना में किसी को चोट नहीं आई। ट्रांसपोर्ट नगर की घटना है, लेकिन तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से अस्थायी मंच पर जरूरत से ज्यादा लोग जब चढ़ गए तो ये मंच गिर पड़ा, मंच टूट गया और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। तो अस्थायी मंच था ये, जहां पर लखनलाल देवांगन मौजूद थे, अपनी बात रख रहे थे, कुछ कह रहे थे। इसी दौरान मंच भरभरा कर गिर पड़ा क्योंकि क्षमता से ज्यादा लोग इसमें चढ़ गए थे। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अरुण साव पहली बार धमतरी पहुंचे। शहर के घड़ी चौक में भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया और जिसके बाद अरुण साव साहू समाज की ओर से आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन और साहू समाज के नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। यहां प्रदेश के अलग अलग जिलों से साहू समाज के करीब 10 विधायक भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम और सभी विधायकों का साहू समाज ने सम्मान किया। मीडिया से चर्चा में अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में खुलेआम धर्मांतरण हुआ है, अब इसे रोकने के लिए भाजपा काम करेगी। साव ने यह भी कहा कि प्रदेश में जनता का काम आसानी से हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें। आज युवक युवती परिचय सम्मेलन और नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर समाज और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार के समय खुलेआम धर्मांतरण हो रहा था, पूरे प्रदेश में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा था। हमारी सरकार पूरी ताकत से धर्मांतरण को रोकने की काम करेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद किरण देव आज पहली बार कांकेर पहुंचे, जहां पर चारामा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर आतिशबाजी की और इस दौरान किरण देव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 सीट बस्तर और कोरबा भाजपा के खाते में नहीं आई थी, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से प्रदेश की सभी 11 सीटें भाजपा जीत कर आई। इस बार लोकसभा में जो हमारी 2 सीट बच गई थी, बस्तर और कोरबा, और इस कुल मिला के 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीत के आई। और विधानसभा चुनाव में हमारे छत्तीसगढ़ की शानदार जनता ने बहुत ही विश्वास व्यक्त किया है और स्वाभाविक रूप से और उनका प्यार, इसने बड़ों का आशीर्वाद और निरंतर लोकसभा में भी मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और बात करते हैं अतिक्रमण पर जारी कार्रवाई की, तो भिलाई में सुपेला से गदा चौक तक हर रविवार लगने वाले संडे मार्केट को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। बाजार का जायजा लेने के लिए पहुंचे विधायक रिकेश सेन ने सड़क पर खड़े वाहनों को हटाया और दुकानदारों को सड़क से कब्जा हटाने की हिदायत दी। विधायक ने कहा कि 120 फीट चौड़े रोड को कब्जा करके 20 फीट का बना दिया गया। कई बार इमरजेंसी में यहाँ पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती है। उन्होंने कहा कि अगले संडे वे पूरे दलबल के साथ यहाँ पहुँचेंगे और जिसका भी कब्जा सड़क पर नजर आया उस दुकान की रजिस्ट्री शून्य कर दी जाएगी। सीधा स्पष्ट निर्देश आज मैंने दे दिए हैं। अब एक ज्वाइंट कमेटी की बैठक हुई है और उसमें ये तय हुआ है कि जितने भी अपने रजिस्ट्री दुकान से एक कदम भी आगे बढ़े और जिसके भी दुकान के सामने कोई भी अवैध व्यापार करते दिखे, उस दुकान का गुमास्ता कैंसिल होगा, उसकी रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी। ये स्पष्ट रूप से होगा। गरियाबंद के देवभोग मैनपुर छुरा तहसील में धान की अवैध परिवहन जोरों पर जारी है। बिचौलिए पड़ोसी राज्य ओडिशा से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपा रहे हैं। बिचौलिए ओडिशा से धान का अवैध परिवहन करके किसानों के घर डंप भी कर रहे हैं। तो बाइकर्स गैंग के जरिए बिचौलिए इस काम को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में ओडिशा राज्य से ज्यादा कीमत पर धान खरीदी होती है और इसी कारण बिचौलिए अवैध धान परिवहन कर रहे हैं। इन पर कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। धान खरीदी केंद्र सीनापाली में 919 किसान पंजीकृत हैं, जिसमें से 210 किसान अभी तक के बेच चुके हैं 11,600 क्विंटल धान।
अब किसान लोग अपना धान ले करके आ रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं। अब उत्पादन तो उसका हुआ है, वही किसान लेके आ रहे हैं। नियमित रूप से उसकी जांच हो रही है, निगरानी हो रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है सारे चेक पोस्ट में रोक लगाने की, और लगातार रोक लग भी रही है। चूंकि बॉर्डर बहुत बड़ा है तो उस पर निगरानी लगातार वो कर रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। बस्तर में बढ़ते नक्सली हमलों को देखते हुए पुलिस ने नए सिरे से एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। डीजीपी अशोक जुनेजा रविवार को जगदलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस कोऑर्डिनेशन केंद्र में बस्तर संभाग के 7 जिलों के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। सूत्रों की माने तो डीजीपी ने बैठक में वर्तमान में जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की, साथ ही हाल के दिनों में घटित नक्सल घटनाओं की जानकारी भी ली। बताया जा रहा है कि पुलिस नक्सलियों के खिलाफ नए सिरे से एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। तो नए सिरे से एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही। पिछले कुछ दिनों में नक्सल घटनाओं में इजाफा हुआ है और इस वजह से नई स्ट्रेटेजी, नई रणनीति बनाई जा रही है। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियान में वर्तमान में क्या कुछ परिस्थिति है और आगामी दिनों में किस रणनीति के तहत हमको कार्य करना चाहिए, इस संदर्भ में आज एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। पुलिस मुख्यालय से डीजीपी महोदय, एडीजी नक्सल ऑपरेशंस एवं संभाग के समस्त पुलिस अधीक्षक आज इस बैठक में उपस्थित रहा। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आया है। कल दोपहर 3:30 बजे नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा, यानी जिसके कयास लगाए जा रहे थे उस पर अब मुहर लगती नजर आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़ा बयान, कल दोपहर 3:30 बजे मंत्रिमंडल शपथ लेगा, यानी बार बार जो बातें सामने आ रही थी, जो कयास लग रहे थे, 3:30 बजे का वक्त तक बता दिया गया था, अब ये तय होता जा रहा है क्योंकि बयान भी आ गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में बयान दिया, बड़ा बयान दिया कि कल दोपहर 3:30 बजे नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। कल सुबह 9 बजे उन्होंने राज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांगा, यानी कल 3:30 बजे ये पता चल जाएगा कि मोहन मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। सारे चेहरे स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे, कौन कौन मंत्रिमंडल का चेहरा होगा। क्या कहा है मोहन यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। कल दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शपथ है। कल दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शपथ है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आप सुन रहे थे, मुहर लगा दी उन्होंने अब इस बात पर कि कल 3:30 बजे मंत्रिमंडल शपथ लेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है मीडिया के सामने। अब यह स्पष्ट हो चला है और कल यह पता चल जाएगा कि कौन कौन मोहन यादव के मंत्रिमंडल में होगा और कौन कौन से चेहरे होंगे। और इसके लिए सुबह 9 बजे राज्यपाल से मुलाकात का वक्त भी यहाँ पर सीएम ने मांगा है। दिल्ली में कई बैठकें हुई हैं और आज जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है और उसके बाद इस विषय पर क्योंकि चर्चा आगे बढ़ रही थी, 3:30 बजे कल मंत्रिमंडल के विस्तार की बात सामने आ रही थी। अब खुद मोहन यादव ने मुहर लगा दी है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार 3:30 बजे होगा। हरदा से बड़ी खबर, जहां पर व्यापारी के घर में आग लग गई। जनरल स्टोर व्यापारी के घर में यह आग लगी। मेन मार्केट घंटाघर क्षेत्र में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। लाखों के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। घर के अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। जीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें निकाला है। तो 4 दमकल की टीम ने इस पूरे आग पर काबू पाया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना है। तो लाखों का नुकसान का आकलन यहां पर किया गया है। हरदा में व्यापारी के घर में आग लगी, उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला। घर के भीतर कुछ लोग भी फंसे हुए थे जिनका बाकायदा रेस्क्यू किया गया। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। घर के अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें निकाला है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई है। 4 दमकल की टीम यहां पर मोर्चा संभाले हुए थी, इसने आग पर काबू पाया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की ये घटना है, तस्वीरें आपके सामने।